हो गया था, मोहम्मद शाह रंगीला तक हम लोग आ गए थे, राइट। चलो ध्यान दो, हल्का सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक इवेंट जरा समझ लेते हैं क्या चीज है ना। चलो देखिए अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, समझने के बाद को जो है कि हम लोग जो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि बहादुर शाह की कहानी हमने पढ़ी, जानदार शाह हो गया, फारूक शाह हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला पे हम लोग थे। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मैंने आपसे कहा था कि ये वो इंसान है जिसने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया था, यू रिमेंबर। मैंने कहा था कि ये वो इंसान है जिसने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया था, आप सभी को बहुत अच्छे से बात मालूम होगी, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि उसके बाद आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बड़ा लाटा है और काफी कमजोर राजा है, काफी ढीला राजा है। इसका फायदा किसने उठाया था, अहमद शाह अब्दाली ने, यू नो। इसका फायदा जो उठाया उठाया अहमद शाह अब्दाली ने, यस सर, सॉरी, इसका फायदा उठाया नादिर शाह ने, नादिर शाह ने, नादिर शाह ने उठाया इसका फायदा। आप सभी को पता है कि जो इंडस रिवर का वैशाला एरिया इसने नादिर शाह को दे दिया। दूसरी बात, जो कोहिनूर हीरा है वो इसने जो है नादिर शाह को दे दिया। और अगली बात देखिए पीकॉक थ्रोन, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखेंगे ध्यान से, यहां तक हम लोगों ने जान लिया। नाउ कम बैक टू अहमद शाह, अगले पे आओ, अहमद शाह पे आ जाओ। मोहम्मद शाह रंगीला के जाने के बाद, मोहम्मद शाह रंगीला के जाने के बाद जो अगला मुगल बादशाह आ रहा है उसका नाम है अहमद शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1748 से लेकर 1754। अहमद शाह के समय पे आपको नादिर शाह नजर नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो एक जनरल सवाल जो पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नादिर शाह ने किस मुगल एम्पर के समय पे भारत पे हमला किया था, सर मोहम्मद शाह रंगीला। अगली बात कोई हमसे पूछे कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जब अहमद शाह गद्दी पे आया, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जब अहमद शाह गद्दी पे आया, तो इसके समय पर भारत में हमला कर रहा है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ये बहुत मेन चीज है। आप लोगों ने सुना होगा भी एक कुछ समय पहले मूवी आई थी संजय दत्त की, द नेम ऑफ मूवी इज पानीपत, इफ आई एम राइट, है ना। तो इसी में बता रखा है, यही वो स्टोरी है जो मूवी दिखा रही है, लेकिन उस मूवी का पिक्चरेशन बहुत बेकार है, जो एक्चुअल में रियलिटी उसको ढंग से दिखाया नहीं। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ समझना, हाँ अभी शिवानी ध्यान दो बेटा। अब क्या है कि अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो अहमद शाह है ये है मुगल बादशाह का नाम, और ये जो अहमद शाह अब्दाली है ये है मिलिट्री कमांडर नादिर शाह का। गेट माय पॉइंट, ये जो अहमद शाह अब्दाली है कौन है, ये मिलिट्री कमांडर है नादिर शाह का। तो नादिर शाह के जाने के बाद आप कह सकते हो, या नादिर शाह के मरने के बाद अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली संभाल रहा था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली इज द मिलिट्री कमांडर ऑफ नादिर शाह, ठीक है, जिसने अहमद शाह के समय बहुत हमला भारत के अंदर किया है, कई बार भारत को उसने लूटा है। चलिए सर, यहाँ तक हम लोग समझ गए कहानी। अब आती है कहानी यहाँ पे आगे। अब आपको यहाँ पे देखेंगे अलामगीर 2, शाह आलम 2, अकबर 2 और बहादुर शाह जफर 2। आज की क्लास में आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसमें मुगल्स का बैकग्राउंड आपका क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग जब यूरोपियंस की एंट्री भारत में करेंगे तो एटलीस्ट आपको सब चीज में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान सुनना, अब है क्या अलामगीर 2 के हम लोग बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अलामगीर 2, तो अलामगीर 2 के आसपास भी आपको अहमद शाह अब्दाली के हमले देखने को मिलेंगे। मतलब सर अहमद शाह के समय पर तो अहमद शाह अब्दाली हमले कर ही रहा है अफगानिस्तान से, अहमद शाह के बाद जो अगला मुगल बादशाह आ रहा है अलामगीर 2, इसके टाइम पर भी आपको अहमद शाह अब्दाली हमले करता दिखेगा, ठीक है। अब सर बात क्या है कि अलामगीर 2 तक आते आते, ध्यान सुनना, अलामगीर 2 तक आते आते, मतलब इस बात को आप मान लीजिए 1754 से लेकर 1759, ये वो समय आ चुका है जिस टाइम पर मुगल्स के पास रहने के लिए अपने खर्चे के पैसे भी नहीं है। अलामगीर 2 तक आप मुगल्स की ये कंडीशन देखोगे कि मुगल्स इतने कंगाल हो चुके हैं कि इन्हें खर्चा भी ब्रिटिशर से लेकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ रही है। इस समय पर अगर आप लोग गौर करें, जरा ध्यान से देखना, अलामगीर 2 के समय पर आप लोग गौर करें, इसी टाइम पर आपको भारत के अंदर एक युद्ध होते हुए नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि आपका 1757 में हुआ है। आप ये मत सोचना कि मैं ये सिर्फ यहाँ पैसे लिख रहा हूँ, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है आई विल कवर इन डिटेल, लेकिन अभी मैं आपको टाइमलाइन समझा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि वॉर वगैरह हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव, पॉलिसीज रॉबर्ट क्लाइव, सब कुछ पढ़ना है। बस अभी क्या है कि मैं आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूँ कि चीजें कैसे कैसे हुई हैं। तो 1754 से लेकर 1759 के बीच में 1757 आता है, और इसी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। और इसी बैटल ऑफ प्लासी में आप सभी को पता होगा कि हमारे सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो हमारे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो हार गए थे, किससे, ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो आप कई बात कह सकते हो कि यार यहाँ से मतलब अलामगीर 2 के समय में हमें चीज देखने को मिल सकती है, लाइक जो है कि मुगल्स की कंडीशन खराब होती जा रही है, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मैं कॉमन सी बात बोलता हूँ कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आप जब अगला रूल देखोगे शाह आलम 2, ठीक है, जब आप अगला रूल देखोगे शाह आलम 2, तो शाह आलम 2 का टाइम पीरियड देखिए 1759 से लेकर 1806, ध्यान से देखें। तो यार यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं सिर्फ टाइमलाइन समझा रहा हूँ, एक वॉर को डिटेल पढ़ेंगे कहानी के साथ, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत कुछ पढ़ना है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड चल रहा है, तो प्लीज सुनिए बात को। उसके बाद जो अगले मुगल बादशाह है उनका नाम है शाह आलम 2। शाह आलम 2 की अगर बात करें तो 1759 से लेकर 1806, लगभग 7 साल जो है ये मुगल बादशाह रहे हैं। अब इनके समय पर आप अगर देखेंगे, इनके समय पर तो इसी समय के बीच में आता है 1764, और यहाँ आपको देखने को मिलेगी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। और इस युद्ध में कहीं सारे इंडियन किंग्स, इस युद्ध में कहीं सारे भारतीय राजा ब्रिटिशर से हार जाएंगे, और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशर से कब्जा इंडिया में मान लिया जाता है। अगर कभी भी कोई आपसे सवाल पूछे कि वो कौन सी वॉर है, वो कौन सा युद्ध है जिसके बाद हम लोग ये assumption करते हैं कि ब्रिटिशर्स का भारत पे कब्जा हो चुका था, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ध्यान रखना बात, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर वो युद्ध है जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स का भारत पे कब्जा हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को ध्यान सुनना। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें पकड़ने हैं ना, जो चीजें हमें पकड़नी हो क्या है, मतलब आप ये कह सकते हो कि शाह आलम तक तो और बुरे हाल हो गए होंगे, बहुत बुरा हाल हो गया, ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से इंडिया में घुस चुके हैं। अब इसके बाद जो है आपका अकबर 2 आ रहा है, ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद जो आपका अकबर 2 आ रहा है 1806 से लेकर 1837, इसके इतने फटे हाल हो जाएंगे, इतने ज्यादा फटे हाल हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूं कि कभी जो ये पूरा ध्यान से देखना, कभी जो ये पूरा, कभी इस पूरे हिस्से को जो है हम मुगल अंपायर के नाम से जानते थे, कभी जो पूरा हम मुगल अंपायर के नाम से जानते थे। अकबर 2 के समय पे आप क्या देखोगे, मुगल का पत्ता यहां से पूरा साफ हो चुका होगा। कुछ जगहों पे मराठास आ गए होंगे, कुछ जगहों पे अलग इंडिया के छोटे मोटे और राजाओं ने कब्जा कर लिया होगा। कुल मिलाकर जो कई सारे एरिया में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। जो पहले इतना बड़ा एरिया ब्रिटिशर्स, सॉरी, जो पहले इतना बड़ा एरिया मुगल्स के अंडर में था ना,
अकबर टू के समय पे ये इतना सा एरिया, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली के अंदर जो लाल किला है, अकबर टू के समय पे बस इतना सा एरिया मुगल्स के पास रह गया। बाकी सब पे कहीं पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, कहीं पे मराठा का कब्जा हो गया, कहीं पे कुछ और कोई राजा आ गया होगा। ये हालत हो गई थी। इज दैट क्लियर? मतलब इस बात को आप समझें कि कभी जो इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में कभी जो मुगल्स रूल करा करते थे, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि सिर्फ इनके पास दिल्ली का लाल किला रह गया। बाकी इस पूरे एरिया में कहीं पे ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है मानो, कहीं पे ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, कहीं पे कुछ एरिया में फ्रांस वाले आ जाएंगे, कहीं पे मराठा आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मुगल्स के पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे बहादुर शाह जफर टू, इसे हम बोलते हैं लास्ट मुगल बादशाह। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट मुगल बादशाह। बहादुर शाह जफर का मेरे मुंह से जब भी नाम निकले, बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह टू बोलो, जब 1857 की रिवोल्ट चल रही थी तो यही मुगल बादशाह थे। 1857 की क्रांति के आसपास यही थे मुगल बादशाह। अब 57 की क्रांति में क्या हुआ था, 1857 की रिवोल्ट में क्या हुआ था कि हमारे देश के अंदर जो सेना के जवान थे, 57 की क्रांति में कैसे देखिए कि हमारे देश के अंदर जो सेना के जवान थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। 1857 की रिवोल्ट, 1857 की रिवोल्ट हारने का एक जो बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि इस लड़ाई में हम लोगों ने एक अच्छा लीडर नहीं चुना। किसी भी युद्ध को आपको जीतना है तो आप तभी जीत सकते हो जब आपकी सेना के अंदर एक अच्छा लीडर हो। सर अच्छा लीडर मतलब बहादुर शाह जफर को सबने लीडर चुन लिया कि आप ही लीडर हो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इतने सालों से भारत के अंदर मुगल परिवार शासन करता आया है। सबको लगा कि नहीं, अब हमारी अगर लड़ाई हो रही है ब्रिटिशर से तो लीडर हम किसी ऐसे इंसान को बताएंगे जो एक्सपीरियंस हो। तो सब लोगों ने जो है बहादुर शाह जफर को चढ़ा दिया कि आप बनो लीडर, इस लड़ाई में आप हमारे कैप्टन बनो, आप लीड करवागे। मतलब ये मान के चलो कि जैसे बॉर्डर मूवी में सनी देओल लीड कर रहा था, मानते हो? ठीक है कि भाई सनी देओल लीड कर रहा है ना, हर चीज को मैनेज कर रहा है, तो सबने बहादुर शाह जफर को लीडर बना दिया। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड पर्सन, ये बुरा इंसान था, बट बहादुर शाह जफर जो है ये काफी एजड हुए थे, काफी ज्यादा एजड। जिस समय पे 1857 की रिवोल्ट थी ना, बुढ़ापा चला था इनका, मतलब काफी बूढ़े हो चुके थे। 57 की क्रांति के समय पे आपने बूढ़े को लीडर बना दिया है, जो खुद दौड़ भाग नहीं सकता, वो कैसे लीड कर लेगा? तो हमारी बहुत बड़ी कमी थी इनको लीडर बनाना। और कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे भारत में, जैसे बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से लड़ेंगी 57 की क्रांति में, आप सब जानोगे। बेगम हजरत महल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था बहादुर शाह जफर टू। बेगम हजरत महल ने बोला हमसे पूछ के बनाया था इसको लीडर, हम तो सपोर्ट नहीं करते इसको। देयर लॉट ऑफ पीपल्स इन इंडिया, कई सारे लोग भारत में ऐसे भी थे जो मुगलों से नफरत करते थे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से लड़ रही होगी। तो बेगम हजरत महल बहादुर शाह जफर के लीडर बनने से खुश नहीं थी और इनकी बात तो सुनती नहीं थी। अब एक बात बताओ ना, आप आज अगर मान लो कि कोई लड़ाई चल रही है और आप लीडर की नहीं सुनोगे तो कैसा व्यू जीतोगे? कुछ लोग इनकी सुन रहे हैं, कुछ इनकी नहीं सुन रहे, क्या फायदा? तो बहादुर शाह जफर को कुछ लोगों ने लीडर मान लिया, कुछ लोगों ने नहीं माना, लड़ाई हो गई, उसके बाद भाग गए लड़ाई लड़ते लड़ते। 1862 में, 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई और 1862 के बाद आपको भारत के अंदर मुगल साम्राज्य देखने को नहीं मिलेगा। गेट माय पॉइंट? गेट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? ठीक है। अब सर इस पूरी कहानी से हम लोगों ने क्या लेसन लिया? विशाल सर, इस पूरी कहानी से हम लोगों ने क्या लेसन लिया, मैं आपको बताता हूं। अब आपको देखो, हाँ डेथ, देखो आशना कंफ्यूज मत होना। 1857 तक इन्होंने रूल किया है, 1858 तक इन्होंने रूल किया है। 1858 में आप 57 क्रांति हार चुके थे, इनके हाथ से सारी पावर जा चुकी थी। रूल इनका 1858 तक है, इनकी मौत 1862 में हुई है। ठीक है आशना, कंफ्यूज मत होना। ये चीज नहीं कि यहाँ तो 1858 लिखा है, 1858 तक इन्होंने रूल किया, इनकी डेथ 62 में हुई है। और 1862 में क्या हुआ है, भारत के अंदर पहली हाईकोर्ट खुली है कलकत्ता में। ठीक है, चलो वो ज्यादा हो जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। इस पूरी कहानी से विशाल सर हम क्या समझे, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? विपिन चंद्र साहब एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है और उनकी जो हिस्ट्री किताब है वाकई में उसके आगे शायद से ही कोई हिस्ट्री बुक स्टैंड करती हो। विपिन चंद्र साहब ने अपनी बुक में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप चेक करना किसी विपिन चंद्र है तो आप देखना उसको लिखा है। विपिन चंद्र साहब ने बात बोली है कि मुगल अंपायर को ना घसीटा जा रहा है। मुगल अंपायर मुगल अंपायर को तो लोग घसीट रहे थे। हमने बोला विपिन चंद्र साहब हम समझे नहीं कि घसीटने से मतलब कि एक्चुअली बात यह है, सुनना ध्यान से, जरा यहाँ ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली सोचो, आपको सारी बातें पता है। अब मैं आपको बहुत बेसिक सी बताऊंगा, यहाँ ध्यान देने बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी अगर आप जिंदगी में पढ़ाओगे भी ना किसी को तो सामने वाले को लगना चाहिए हाँ बाबर से मुगल अंपायर की शुरुआत हुई थी, सभी को पता है। यहां से मुगल अंपायर शुरू हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इस मुगल साम्राज्य को बिल्कुल पीक पे ले गए, ऊंचाइयों पे ले गए। यस सर, बिल्कुल सर। चलो मैं कहता हूं बहादुर शाह बनने की बहुत अच्छी कोशिश की, सबसे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था, आपको याद होगा, सिख से, राजपूतों से, मराठा से, है ना, ये रिश्ते सुधारने की कोशिश तो कर रहा था। चलो जहांगीर शाह ने भी आगे काफी कुछ करा, इतने बुरे हाल नहीं थे। मैं कहता हूं फारूक सैयद ने भी चलो काफी कुछ किया, इसके टाइम पे सैयद ब्रदर्स भी थे। चलो मैं कहता हूं मोहम्मद शाह रंगीला ने भी बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद ब्रदर्स को मार भी दिया था। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, चलो आप ये भी मान लो कि अहमद शाह तक भी चीजें ठीक थी, सुधर सकती थी, मान लो कि अहमद शाह तक भी चीजें काफी तक ठीक थी। लेकिन अहमद शाह के बाद जब ये आलमगीर आ रहे हैं ना, इनके पास ढंग से खाने के पैसे भी नहीं है। ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से इंडिया पर अपना कब्जा बना लिया है कि मुगल्स ब्रिटिशर से अपने रहने का खर्चा लेते हैं। आप सभी ने एक बहुत प्यारी लाइन सुनी होगी, अगर किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कि ये जो अकबर सेकंड है, जब इनका शासन चल रहा था तब इन्होंने राजाराम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था कि मेरा हाथ खर्चा लेके आ जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। सोचो आज ये दिन आ गए कि मुगल्स खर्चे के लिए जो है अपने किसी बंदे को इंग्लैंड भेज रहे हैं। यही वो अकबर टू है जिन्होंने राजाराम मोहन राय के आगे राजा शब्द लगाया था। उनका नाम एक्चुअल में उनका असली नाम था राम मोहन राय। उनका जो नाम था वो था राम मोहन राय। उनके नाम के आगे राजा टाइटल लगाने का काम इन्होंने किया था अकबर टू ने, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। तो हमारे विपिन चंद्र साहब क्या बोलते हैं कि अगर आप आलमगीर टू के समय से देखोगे ना, तो यहां से ही मैं कहता हूं मुगल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। लेकिन आप देखो तब भी आलमगीर टू से लेकर तब भी अगर आप बहादुर शाह जफर तक जाओगे तो आपको 100 साल का रूल दिखा होगा मुगल का।
मतलब मर चुके हैं मुगल, यहां तक बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन तब भी आप देखो 1759 से लेकर लगभग 1858 मतलब लगभग 100 साल भी मुगल राजा बनते चले आए हैं। कैसे बनते चले आ गए सर? ये इन्हें घसीटा जा रहा है, इनमें दम नहीं रह गया, इन्हें घसीटा जा रहा है। आलमगीर टू के समय तो खत्म हो चुका है मुगल, लेकिन उसके बावजूद भी देखो 100 साल तक आपको मुगल रूलर्स बनते नजर आएंगे, जबकि इनके पास कोई पावर नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, अंग्रेजों से खर्चा लेकर भी जिंदगी जी रहे हैं सर। 100 साल तक और कैसे राजा बनते रहे? अगेन जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस क्लास कि इतने लंबे सालों से, इतने लंबे पीरियड से लोगों की हैबिट बन चुकी है मुगलों को राजा देखने की। जो भारत के अंदर जनता थी वो मुगल्स के अलावा किसी और को राजा की कुर्सी पे देख ही नहीं सकती। भारत की जनता के मन में एक बात बैठ चुकी है, भारत की जनता के मन में एक बात बैठ चुकी है कि राजा तो होगा वो मुगल का ही बनेगा। इतने सालों से, जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं कहूं आपसे कि आने वाले 100 साल तक, 100 साल तो मैंने कम बोल दिया, आने वाले 200-300 साल तक अगर मान लो बीजेपी ही रूल कर रही है, कभी कांग्रेस को मौका मिलेगी, तो हम सबकी मेंटलिटी बन जाएगी, नहीं हम तो प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी के ही लीडर को देखेंगे, पीएम तो बीजेपी से बनना चाहिए। तो वही, तो इसलिए ना इनको बार बार राजा बना दिया जा रहा था। लेकिन एक्चुअल में आलमगीर टू, सामने देखो शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह जफर, इनके हाथ में कुछ पावर नहीं है, बस एक गद्दी पे बैठे हैं, नाम के लिए राजा है। एक्चुअल पावर्स ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया है। बस अंतर इतना कि पहले जहांगीर शाह के समय पे और फारूक शाह के समय पे पावर्स जुल्फिकार खान और सैयद ब्रदर्स ने अपने हाथ में ली थी, पर जब ये आलमगीर टू, शाह आलम, अकबर टू ये सब आ रहे हैं, तब काफी तक पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो ये है, तो इसलिए कहा जाता है विपिन चंद्र साहब के द्वारा कि 100 साल तक घसीटा गया है, कोई मतलब थोड़ी था इनका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था? समझ में आ गया? ये बनना है, मतलब पता तो कि क्या चीजें चल रही हैं। तो एक बात मुझे बताओ, एक बहुत ही कॉमन सी बात, अब यहां से सारांश निकालो, मेरी बात को ध्यान सुनना। एक बहुत ही कॉमन सी बात आप लोग समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद क्या तुम्हारे मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? रवि कुमार देखो दिख रहा है आपको रूल ना, वो बोलने की जरूरत नहीं है, है ना रवि कुमार? इतने लंबे समय तक आपको उनका शासन दिख रहा है, वो बोलने की नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि वो देखो रूपम चौधरी, अरे 1857 तक रूल था बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में हुई थी, तो उनकी मौत के बाद आप कह सकते हो कि मुगल अंपायर इंडिया में खत्म हो गया, ठीक है। विवेक सिंह यहाँ कह रहे हैं कि सर आलमगीर 1 और शाह आलम 1 तो है ही नहीं, इनका सेकंड वर्जन आ गया, तो क्या करना तुम इस चीज पे कि शाह आलम 1 नहीं है, ये नहीं है, सेकंड वर्जन आ गया, पढ़ो चंद्रगुप्त 1, ये पढ़ते रहो, इसमें कहां घुस रहे हो कि पहला वर्जन नहीं है? क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं सुबह सुबह कि पहला वर्जन। आलमगीर 1 अगर आप बोलना चाहते हो तो औरंगजेब को बोल सकते हो। आलमगीर 1 औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम दरवेश भी है, जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को, और आलमगीर भी, तीनों नाम उसी के हैं। सर प्रेजेंट डे में पीकॉक थ्रोन कहाँ है? अभी इसके बारे में क्लैरिटी ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, तो अभी आप जरा कहानी सुनते रहिए पहले पूरी। पहले आप मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ, तो अब मेरे पॉइंट्स आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा काट दिया, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तभी तो बता पाऊंगा मैं तो आप इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है, कि इस समय तक हमारे मुगल्स इतने वीक हो चुके हैं कि इजीली हमें ब्रिटिशर्स अपना गुलाम बना लेंगे टिल 1947 तक। जो भारत के अंदर एक्चुअल पावर थी मुगल्स की, वही कमजोर हो गई। अब जब मुगल्स इतने कमजोर हो गए हैं तो कोई ऐसा और था नहीं। सर मुगल्स का कमजोर होने का रीजन भी क्या था? आप यहाँ पे देखो ना, सर मुगल्स ऐसे इतने कमजोर कैसे हो गए? यहाँ देखें, कुछ तो आप कह सकते हो कि औरंगजेब के जाने के बाद जो भी राजा बने दे वर वेरी वीक। औरंगजेब के जाने के बाद जितने भी रूलर्स बने वो वेरी वीक थे, मतलब औरंगजेब तक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, बट औरंगजेब के जाने के बाद जितने मुगल बादशाह बने वो बहुत कमजोर है, चाहे वो जहांगीर शाह हो, फारूक शाह हो, ये काफी वीक है। दूसरी बात, इतना हिस्सा तो पूरा इनसे किसने काट लिया? इतना पूरा हिस्सा किसने काट लिया? मराठास ने काट लिया। इतना पूरा हिस्सा यहाँ से जो है कुछ लोग और काट लेंगे। सर कौन काटेंगे? मैं बताता हूँ। देखो, ये वाला एरिया आप कह सकते हो बंगाल का है, बंगाल का एरिया है, मान सकते हो। इस पूरे एरिया में आपको रूल करते हुए कौन नजर आएंगे? सिराजुद्दौला। कौन नजर आएंगे रूल करते थे? अब देखो मेन कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, तब आप समझ में आएगा कि मुगल्स कैसे वीक पड़े। ऐसा थोड़ी कि हर जगह ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे भारत पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। आप कह सकते हैं कुछ जगहों पे ब्रिटिशर्स आके बस गए थे, बट कुछ जगहों में तुम्हारी देश के लोग रूल करते थे, मराठास, कहीं पे बंगाल का नवाब, कहीं पे हैदराबाद का निजाम। मुगलों से इतना वाला एरिया मराठास ने काट लिया, मुगलों से इतना वाला एरिया मराठास ने काट लिया। सरदेश मुखी और चौथ मिल चुका था इनको, मत भूलना। यहाँ पर ये जो बंगाल वाला एरिया है ये भी मुगल्स के अंडर में था, ये भी मुगल्स के अंडर में था बंगाल वाला एरिया। लेकिन मुगल्स ने यहाँ पे जिस बंदे को गवर्नर बना रखा होगा, इमेजिन करिए, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा बंगाल वाला एरिया भी मुगल्स के अंडर में था, लेकिन मुगल्स ने यहाँ पे जिस बंदे को गवर्नर बना रखा होगा ना, उसे पता है कि मुगल रूलर तो काफी वीक है, इनका तो कोई भी बेवकूफ बना दे रहा है। तो इस बंगाल के गवर्नर ने ही क्या किया, इस बंगाल वाले एरिया को मुगल से काट लिया, ठीक है। जैसे आप सभी ने सुना होगा वही वाली बात होगी ना ये, कि मतलब मुगल बादशाह ने तो तुम सबको ट्रस्ट करके अपनी जमीन देखी संभालो, मालूम है मुगल बादशाह हूं, मैंने बोला भाई तुम जो है गवर्नर बनकर मेरा बंगाल एरिया संभालो, तुम गवर्नर बनकर मेरा हैदराबाद एरिया संभालो, ये संभालो। अब अकेला मुगल बादशाह पूरे एरिया को संभाल लेगा, लेकिन मुगल बादशाह ने जिसको मालूम, मुगल बादशाह ने इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया, मुगल बादशाह ने किसी बंदे को हैदराबाद का गवर्नर बना दिया। इन लोगों ने देखा कि मुगल बादशाह तो काफी वीक है, इन लोगों ने इस जो बंगाल का गवर्नर था इसने बंगाल को काट लिया मुगल साम्राज्य से। जो हैदराबाद का गवर्नर था, हैदराबाद का निजाम, निजाम गवर्नर बादशाह, निजाम गवर्नर सूबेदार एक ही चीज है, निजाम गवर्नर सूबेदार एक ही चीज है। तो जिसको हैदराबाद का गवर्नर बनाया था, जिसको हैदराबाद का निजाम बनाया था, उसने हैदराबाद मुगलों से काट लिया। तो पहली बात तो हमारी कई सारे इंडियंस ने मुगलों से पूरी जमीन काट ली, जो बच्ची कुछ कसर थी वो ब्रिटिशर्स पूरी कर देंगे। आई बात समझ में? ये तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मैं एक बात बताता हूँ, तुम लोग पढ़ते हो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, निजाम ऑफ हैदराबाद, ये सब पढ़ते हो ना। निजाम बोलो, मैं कह रहा हूँ गवर्नर बोलो, मैं कह रहा हूँ नवाब बोलो, यहाँ देख लो,
सूबेदार बोलो, एक ही मतलब है। निजाम, गवर्नर, नवाब, सूबेदार एक ही मतलब है। बस अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं। बंगाल के अंदर नवाब शब्द यूज होता है, हैदराबाद के अंदर निजाम शब्द यूज होता है। हैदराबाद और ये बंगाल ये सब मुगलों के अंडर में था, लेकिन मुगलों ने जिन लोगों को ये बंगाल और हैदराबाद संभालने को दे रखा था, उन लोगों ने मुगलों का बेवकूफ बना के इस जगह को काट लिया। जैसे कि आप कह सकते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का कोई, अब सिराजुद्दौला कोई अगर आप देखें तो असलियत में कोई वसूली नहीं है, मतलब एक्चुअल में आप देखोगे तो पूरा बंगाल हैदराबाद सब मुगलों के अंडर में था, लेकिन मुगल्स को वीक देखते हुए सब लोगों ने इनका बेवकूफ बनाया और इनसे जगह काट ली। और क्या कर दिया, जैसे सिराजुद्दौला की बात कर लो, मान लो कि सिराजुद्दौला ने एग्जांपल क्या मान के चलो, वैसे तो बंगाल को सिराजुद्दौला से पहले बहुत लोग काट चुके थे। ये जो बंगाल वाला एरिया ना, इस बंगाल वाले एरिया को सिराजुद्दौला से पहले कई सारे लोगों ने काट लिया था। लेकिन एग्जांपल क्या मान के चलो कि जैसे कि ये वाला एरिया सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया, तो अब आगे जब सिराजुद्दौला की मौत हो जाएगी तो उसी का बेटा यहाँ का अगला क्या बनेगा, नवाब बनेगा। तो इस चीज से आप इस बात को समझो कि हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, ये सब मुगलों के अंडर में था। और मुगलों ने जिन लोगों को यहाँ पे ड्यूटी दे रखी थी हैदराबाद में, बंगाल में, उन लोगों ने मुगलों के साथ धोखा किया। मुगल सल्तनत से, मुगल अंपायर से पूरा काट लिया और अपनी पोस्ट को हेरिडिटरी कर लिया। जैसे कि मान लो कि मुझे मुगलों ने यहाँ का गवर्नर बना दिया, बंगाल का, मुझे मुगलों ने बंगाल का गवर्नर बना दिया। पहले मैंने इस एरिया को काट लिया, उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा अगला नवाब बनेगा, उसके जाने के बाद उसका बेटा अगला नवाब बनेगा। मतलब पता क्या है भाई, तुम्हें संभालने के लिए दिया ये एरिया, तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरा एरिया काट लिया और अपनी पोस्ट को, गवर्नर की पोस्ट को, गवर्नर बोलो, निजाम बोलो, एक ही चीज है, अपने पद को हेरिडिटरी कर दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटा बनेगा। तो मतलब मुगल इतने वीक थे कि सबने इनका बेवकूफ बनाया और अपना हिस्सा से काट लिया, और जो कमी रहेगी वो ब्रिटिशर्स पूरी कर देंगे, और इस तरीके से मुगल पूरा बर्बाद हो गया। आई होप अब आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, बात समझो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, समझ गए? हाँ, तो अभी हम ये सब पढ़ेंगे, अभी हम ये सब बातें पढ़ने वाले हैं, अभी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में, कि कैसे बंगाल को काटा गया मुगलों से, मतलब बंगाल को किसने अलग किया मुगलों से, मुगलों से बंगाल को किसने अलग किया। ये जो आपका है ना सिराजुद्दौला, तो बहुत बाद में आएगा, सिराजुद्दौला से पहले ही इसको काट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि किसने बंगाल को जो है काटा है मुगलों से, किसने हैदराबाद को काटा है मुगलों से, और मराठा तो आप जानती है पूरा चिट्ठा। ठीक है, तो पहले बताइए पूरा बैकग्राउंड क्लियर आप सभी को। हाँ, तो चलिए मैं आपको राजपूत लिख जाएंगे, है ना। चलिए, ओके। तो गाइस द थिंग इज दैट मैं आपको पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं कि मैंने, सुनेंगे ध्यान से, मैंने जो है आपके हिस्ट्री के सेशंस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपका पूरा डिटेल कोर्स खत्म हो जाए। मैंने आज क्लास इसलिए ली बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता दूं, ताकि कल हम नए सिरे से चीजों को स्टार्ट कर सकें, है ना। तो मैंने हिस्ट्री क्लासेस आपकी ऐड कर दी, आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, आपका बैच 15-16 मई तक चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप हिस्ट्री से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप मेरे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, और ज्यादा कोई दिमाग नहीं मारना है। ठीक है, अभी जो बैकग्राउंड मैंने बना दिया है वो डायनेस्टी पढ़ेंगे, वो डायनेस्टी पढ़ेंगे, उस सब जब हम चर्चा करेंगे इसकी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, नीचे कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तब पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, एंग्लो मराठा और सब कुछ पढ़ना भी आपको, एंग्लो मैसूर और मैं तभी तो कह रहा हूं मैंने बैकग्राउंड जो बताना था तभी आज क्लास ली, ताकि आपको बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। मतलब कुल मिलाकर आपके पास समझ में आ चुकी कि मुगल बर्बाद कैसे हुए, इतना समझ आ गया सभी के कि मुगल बर्बाद कैसे हुए। मुझे ये सिखाने के लिए मैंने आज आपका सेशन लिया, वरना मेरी तबीयत थी नहीं कि मैं क्लास लेता आज, ताकि आप कल से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो हिस्ट्री सेशन आपके ऐड हो चुके हैं, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं जो है दवाई करके थी, तो रीशेड्यूल तो मैं नहीं करूंगा, छोटी क्लास लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आ जाना, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, छोटी सी क्लास लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग रेस्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं।